हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग जी, सविता मैडम जी, सुनीता जी, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार सभी लोग बताएंगे कि क्या मैं ऑडिबल हूँ, बोर्ड विजिबल है आप सभी को। तो फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर विजिबल है सारी चीजें, बोर्ड तो क्या आज पीडीएफ आ रही होगी, ठीक है ना, पीडीएफ की स्लाइड आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे। और अगर विजिबल है तो बताइए मुझे, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जल्दी से। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो देखो, जैसे कि आप जानते हैं कि आज एचपीआरसीए ने फाइनली सीबीटी एग्जाम का आपका सिलेबस बता दिया, अपलोड कर दिया। और इतना मान के चलो, अब एग्जाम तो आपका सीबीटी ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। और ये मान के चलो शिफ्टों में होगा आपका टेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि इतनी सारी व्यवस्था तो है नहीं कंप्यूटर पे। वेरी गुड इवनिंग जी, सीमा मैडम जी। इतनी सारी व्यवस्था तो मेरे अकॉर्डिंग शायद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी हिमाचल में, कि इतने लगभग 35-40 हजार बच्चों ने ये टीजीटी कमीशन का पेपर भरा है। एक शिफ्ट में इनका पेपर हो जाए, 3-4 दिन अलग अलग शिफ्टों में इनका पेपर होगा, तो बहुत सारे पेपर भी बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये मान के चलो, कोई पेपर तो बहुत आसान आ जाएगा और कोई पेपर बहुत टफ भी आ जाएगा। इस बार का पेपर, एक बात मान के चलना यार, किस्मत पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। क्योंकि क्वेश्चन हर टॉपिक से डालने बनाने, इतने टॉपिक्स दे दिए, इतने तो क्वेश्चन भी नहीं है जितने यहाँ टॉपिक्स मेंशन है, ठीक है ना। इसका मतलब डेफिनेटली ऐसा होगा कि बहुत सारे टॉपिक्स छूटेंगे आपके एग्जामिनेशन में। एचआरटीसी कंडक्टर में भी यही हुआ था, बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स दिए हुए थे। और कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनसे क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं बना था, मैं आपको बता दूं। बहुत सारे टॉपिक्स थे ऐसे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं बने थे। तो एक बात को ध्यान में रखना, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जिनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। और आपको जो भी सिलेबस के रिगार्डिंग होगा वो मैं बता दूंगा, आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं इनमें से, और क्या क्या चीजें हमें और पढ़नी है। तो सबसे पहले हिस्ट्री दी गई है आपकी ए पार्ट में, ठीक है। ये आपका सबसे पहले हिस्ट्री का बताया गया है। तो हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे सबसे पहले, जो कि 1206 एडी तक इन्होंने बताई है, ठीक है ना। इसमें प्री हिस्ट्री में आपका पैलियोलिथिक एज आता है, पाषाण काल, ठीक है ना। उस समय का कल्चर क्या था वो आता है। मिसोलिथिक मध्य पाषाण काल का कल्चर, ठीक है ना। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर कौन सा काल पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। और इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये कहाँ तक फैले हुए थे ये क्षेत्र, ये पढ़ना है, ठीक है ना। साथ ही साथ एडवेंट ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर, ठीक है ना। तो ताम्र पाषाण युग का जो संस्कृति थी वो बात, उसकी बात की गई है, ठीक है। साथ ही साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की बात की गई है, ठीक है ना। उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, ठीक है, उद्गम कैसे हुआ था, एक्सटेंट कहाँ तक फैला हुआ था, टाउन प्लानिंग कैसी थी उनको। तो टाउन प्लानिंग तो हम हर बात कर चुके हैं कि सारी की सारी टाउन प्लानिंग ग्रिड सिस्टम पे आधारित थी, ठीक है। साथ ही साथ नेचर ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता की पॉलिटिकल और आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन दोनों पढ़ी है। साथ ही साथ उनका पतन भी हमने पढ़ा है। तो एंशियंट हिस्ट्री का जो पहला पार्ट आपको दिया हुआ है, ये तो हमने सारा का सारा कर रखा है, ठीक है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐड ऑन करने की भी हमें इसमें जरूरत नहीं है। तो जितना हमने किया है वो मोर देन सफिशियंट है, ठीक है ना। अगला दिया गया है राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स, तो जो क्षेत्रीय राज्य थे उनका राइज, उदय। टेरिटोरियल का मतलब क्षेत्रीय और स्टेट्स का मतलब राज्य, ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ आयरन एज और कल्चर, तो आयरन एज में आपका वैदिक एज आती है, तो वैदिक एज का तो हमने कल्चर भी बहुत अच्छे से पढ़ा है और वैदिक एज भी बहुत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है ना। साथ ही साथ बात की गई है दक्कन और साउथ की, ठीक है ना। तो दक्कन और साउथ भी हमने पढ़ा है, ठीक है ना, मेगालिथ्स। इसके अलावा मौर्यन साम्राज्य हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मौर्यन साम्राज्य में राज्य बताना है, प्रशासन बताना है आपको, अर्थव्यवस्था बताना है चंद्रगुप्त मौर्य की। अशोक के धम्म के बारे में आपको याद रखना है, हमने सब पढ़ा है। अशोक के समय की कला के बारे में पढ़ना है आपको, ये भी पढ़ा है हमने। अच्छा, इसके बाद आता है मौर्य काल के बाद का समय। मौर्य काल के बाद में शुंग वंश हमने पढ़ा है, शक डायनेस्टी, शक वंश पढ़ा है हमने, सातवाहन वंश पढ़ा है हमने, कुषाण वंश पढ़ा है, ठीक है ना। चेरा, चोल, पांड्या, स्ट्रगल इन दक्षिण भारत में, इन तीनों के बीच में क्या स्ट्रगल था, ये स्ट्रगल पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। शायद हमने चेरा, चोल और पांड्या के बारे में नहीं पढ़ा, तो एक ये टॉपिक ध्यान में रखना है आपने, हाईलाइट कर लेना है इस टॉपिक को, ये हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। वैसे हमने साउथ इंडिया के काफी सारे लोग पढ़े थे, लेकिन चेरा, चोल, पांड्या के बारे में
हमने पढ़ा भी था शायद राष्ट्रकूट वगैरह जब हम पढ़ रहे थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़ा। लेकिन यहाँ पे पूरा टॉपिक दे रखा, स्ट्रगल इनके बीच का बताना है हमें, तो हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग, जो जो मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है ना। वो अपने साथ के साथ टॉपिक्स अंडरलाइन करते चलने हैं। और क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, मुझे लगता है हमें 40 से 50 दिन मिलेंगे पेपर को आने के लिए, डेट आने के लिए। 15 से 20 दिन, 3 वीक्स में डेट आनी चाहिए आपकी, जैसा हिसाब किताब लग रहा है। टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल की आएगी, उस समय मैं बता दूंगा आपकी डेट कब तक आएगी, और आपका पेपर कब तक होगा ये भी बता दूंगा। वैसे 40 से 50 दिन मान के चलो आपके पास है। तो नवंबर तो आपके पास 10 दिन 15 दिन, दिसंबर के लास्ट में आपके पेपर होने के चांस, ठीक है ना। दिसंबर लास्ट तक आपका पेपर होने के चांस है, तो भी है आपके पास। आधा मंथ आपका नवंबर का पड़ा है और दिसंबर का मंथ, मतलब 1 से 1.5 महीना तो है अभी आपके पास तैयारी करने के लिए, ठीक है। जो चीज एड ऑन हुई है उस पर भी बात करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या है। इसके बाद एज ऑफ गुप्तास, तो गुप्तकाल पढ़ना है। गुप्तकाल में हमने राज्य पढ़ना है, प्रशासन पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी अर्थव्यवस्था पढ़नी है, फिर उनका पतन पढ़ना है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमने वर्धन डायनेस्टी का हर्षवर्धन पढ़ना है, उसका प्रशासन पढ़ना है, चालुक्य पढ़ने हैं, साथ ही साथ त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ना है, ये भी हमने पढ़ चुके हैं। तो गुप्त काल, राज्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, गुप्त काल का पतन, हर्षवर्धन, उसका प्रशासन, चालुक्य वंश, ये हम पढ़ चुके हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष हम पढ़ चुके हैं, तो टॉपिक हमारे पूरे हैं। गुर्जर प्रतिहार हम पढ़ चुके हैं, पाल शासकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। दक्षिण भारत में हम पल्लवों के बारे में पढ़ चुके हैं, चोलों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अरब आक्रमणकारियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, गजनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, गौरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इनके सारे के सारे जितने भी आक्रमण थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से तो एंशियंट हिस्ट्री से हमें एक ही टॉपिक और पढ़ना है, चेरा, चोल और पांड्या। हमारा ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ करा हुआ है, ठीक है ना, हमारा कुछ नहीं बचा, तो एंशियंट हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री की। तो मेडिवल हिस्ट्री में 1206 से 1707 तक, मतलब मान के चलो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और 1707 औरंगजेब तक हमें मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है। तो इसमें क्या आएगा, फाउंडेशन यानी कि स्थापना, और कंसोलिडेशन पढ़ना है दिल्ली सल्तनत का, मतलब वही ऐबक से। टर्किश रूलर्स पढ़ने हैं जैसे कि खिलजी है, ठीक है ना, खिलजी का प्रशासन पढ़ना है, खिलजियों का। तो खिलजियों में प्रशासन, मिलिट्री सिस्टम, जैसे कि दाग और चेहरा चलाया था आपका किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और प्रशासन में स्थायी सेना उसने रखी थी, एकता प्रणाली को खत्म किया था, बहुत सारे सुधार किए थे। खिलजी में तो एक ही शासक आता है, अलाउद्दीन, इसके बारे में आपको पढ़ना है और बहुत ज्यादा पढ़ना है। साथ ही साथ इकोनॉमिक रिफॉर्मेशंस, आर्थिक सुधार ये किए थे अलाउद्दीन ने। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के जैसे एक्सपेरिमेंट किए थे ना, सिक्के चला लिए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना मोहर वाले, उसके बारे में पढ़ना है हमें। फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ रिलीजियस, ठीक है ना, तो ये भी हमने पढ़ लिया था। रिलीजियस लाइफ में हमें भक्ति और सूफी मूवमेंट्स पढ़नी है, ठीक है ना। साथ ही साथ आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है ना। और सल्तनत का पतन क्यों हुआ था वो तो आपको पता ही है, क्यों हुआ था, ये भी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्या क्या चीजें इन्होंने वास्तुकला की दृष्टि से बनाई थी, ठीक है, तो वो चीजें हम सब कर चुके हैं। फिर 1526 में आप जानते हैं बाबर आया था, तो बाबर का अभियान पढ़ना है हमने पूरा का पूरा। तो आपको पता है कि पहला जो युद्ध हुआ था, फर्स्ट पानीपत की लड़ाई हुई थी, पहले ही पानीपत का वॉर हुई थी। उससे पहले बाबर भारत पे 4 बार आक्रमण कर चुका था, तो चारों अभियान इसके याद रखने हैं आपने। हुमायूं, और हुमायूं को क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, शेरशाह सूरी से उसका आमना सामना हुआ था, ठीक है ना। शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना। पढ़ा हुआ है वैसे हमने, लेकिन थोड़ा सा और ऐड ऑन कर लेंगे कुछ इसमें, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको भेजता रहूंगा लगातार। वैसे तो जितने हमने क्वेश्चन टीजीटी जेबीटी में 4000 प्लस क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छे हैं जो बनाए गए हैं। डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए सारी चीजें उसमें डाली गई हैं वैसे तो, ठीक है। उससे भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, जो हमने सिलेबस को डिस्कवर किया है, ठीक है ना। सिलेबस जो आपका टेस्ट सीरीज में डाला है, तो टेस्ट सीरीज भी आपको एक बहुत अच्छा सोर्स मिलेगा देखो पढ़ने का। जो हम हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें 5 टेस्ट तो आपके हो भी चुके हैं, और 5 5 टेस्ट टीजीटी और जेबीटी के बचे हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कंसोलिडेशन ऑफ मुगल रूल। तो मुगल रूल यहाँ पर हमें लग रहा था, देखो एनसीईआरटी ने मुगलों को, दिल्ली सल्तनत को सिलेबस से हटा दिया, तो मे भी शायद ये ना आए, लेकिन फिर भी एक था मन में कि शायद आ सकता है, तो इसलिए करा दिया गया आपको। और देखो हमें फायदे ही मिला ये पढ़ने का, कि अब हमें टाइम नहीं लगेगा आगे का सिलेबस कवर करने में, ठीक है, क्योंकि हमने सब करा है, ठीक है ना। साथ ही साथ अकबर के अंडर का हमने पढ़ना है मेन,
पॉलिटिकल एक्सपेंशन पढ़ना है, ठीक है ना, राजनीतिक विस्तार क्या हुआ था अकबर के समय पर, ठीक है ना, राजपूतों और रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ अकबर, सुलही कुल के बारे में ये पढ़ना है हमें, ठीक है ना, जहांगीर के बारे में पढ़ना है, नोबिलिटी एंड कोर्ट पॉलिटिक्स, तो जहांगीर की जो भी नोबिलिटी थी और कोर्ट पॉलिटिक्स थी। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ दक्कन अंडर शाहजहां, शाहजहां के अंडर में जो दक्कन का विस्तार हुआ था, तो शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब की ड्यूटी लगाई थी दक्कन के विस्तार के लिए। तो हमें इसका मतलब है औरंगजेब को यहाँ पे अच्छा से पढ़ना पड़ेगा कि उसकी दक्कन पॉलिसी क्या थी और दक्कन में रहते हुए उसने कौन कौन से अभियान चलाए थे, ठीक है ना। तो शाहजहां और औरंगजेब के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसके अलावा औरंगजेब में द वॉर ऑफ सक्सेशन, ये हमने अभी पढ़ी है कल, कल या परसों हमने एक दो दिन पहले ही पुत्रों के बीच में जो पुत्राधिकार चला था, जिसमें शाह शुजा, मुराद और दारा शिकोह तीनों ही आगे थे, और चौथा औरंगजेब, इन चारों के बीच में जो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। और हम पढ़ चुके हैं ये चीज बहुत अच्छे से, जितनी भी लड़ाइयां हुई थी इस बीच में वो हमने सारी की सारी पढ़ ली थी, ठीक है ना। साथ ही साथ रिलीजियस पॉलिसी पढ़नी है आपने, ठीक है, इनके समय की, मुगल्स के समय की। इसके अलावा मराठा साम्राज्य कैसे सत्ता में आया था, कैसे पावर में आया था, शिवाजी जो था वो कैसे इमीडिएट सक्सेसर, ठीक है ना, शिवाजी और उसके एकदम से उत्तराधिकारी जो बने थे, जैसे कि कौन बना था शिवाजी के बाद उत्तराधिकारी, हम अभी तो पढ़ रहे थे एक दो दिन पहले ये सारा, ठीक है। तो अभी अभी हमने इस पोर्शन को किया है, तो इससे तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपको सारी चीजें अभी अभी करी है हमने, लास्ट वीक और इस वीक जो भी चल रहा है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस हमने अभी अभी किया है, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसके बाद आर्किटेक्चर पूछा गया है मुगलों का, भाई आर्किटेक्चर मुगलों का आप जानते हैं, आगरा का लाल किला है, लाहौर का किला है, ठीक है, इसके अलावा ताजमहल है, और दिल्ली का लाल किला है, ये सारा का सारा आर्किटेक्चरल वर्क है, इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है और हमने पढ़ा भी। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर पढ़ना है, मनसबदारी प्रथा हमने अच्छे से पढ़ी है, जागीरदारी प्रथा भी पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। सेंट्रल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है हमने, केंद्र का और प्रांतीय प्रशासन। साथ ही साथ लैंड रेवेन्यू को लेकर के जो जो चीजें थी वो सारी हमने पढ़नी है, ठीक है ना। तो शेरशाह से लेकर के औरंगजेब तक, ठीक है, सारी चीजें। डिक्लाइन पढ़ना है मुगल सल्तनत का, वो हम पढ़ने वाले थे आज, अब आज तो हमारी क्लास हो नहीं रही, आज तो हम यही पढ़ रहे हैं, तो कल पढ़ेंगे हम डिक्लाइन ये वाला टॉपिक, ठीक है ना। फिर रीजनल सक्सेसर स्टेट्स पढ़नी है हमने, तो क्षेत्रीय उत्तराधिकारी राज्य थे वो पढ़ने हैं, जैसे कि हैदराबाद है, हैदराबाद में हमें निजामों के बारे में पढ़ना पड़ेगा सारे के सारे, ठीक है। इसके अलावा बंगाल साम्राज्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अवध के बारे में पढ़ा पड़ेगा, साथ ही साथ यूरोपियन ट्रेड का उदय कैसे हुआ था भारत में उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आएगी 1707 से लेके 1950 तक मॉडर्न हिस्ट्री, तो 1950 तक ही आपने पढ़ना है, इसके बाद हम कुछ नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। 1950 तक का सिलेबस है इसमें। तो चलिए, रीजनल सक्सेसर स्टेट्स जो थे वो मराठा, हैदराबाद, इनके बारे में हमने बात करी। राइज ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, यहाँ तक तो बात होगी, ऊपर भी कर दी इन्होंने, मेडिवल में, मॉडर्न में भी लिख दिया। साथ ही साथ एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, देखो एक्सपेंशन ये मैंने पहले भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इस बार इसमें थोड़ी और मेहनत हम लोग करेंगे, ठीक है। इस बार की जो मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी, मे भी हमारी आज से स्टार्ट होनी थी मॉडर्न हिस्ट्री, हमने स्टार्ट खत्म तो कर दी है पूरी की पूरी मेडिवल, तो आज से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होनी थी, अब कल से होगी मे बी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट, ठीक है। तो ब्रिटिश एम्पायर पढ़ेंगे हम, टूल्स ऑफ एक्सपेंशन पढ़ेंगे, किन किन टूल्स का इस्तेमाल किया था उन्होंने विस्तार के लिए, कौन कौन सी वॉर्स लड़ी थी और कौन कौन सी कूटनीति से साम्राज्यों को जीता था, ठीक है ना। साथ ही साथ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस क्या थी, उनकी अप्रोच क्या थी, उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन क्या हुए थे साम्राज्य में, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ये बहुत अच्छी सिस्टम था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले भी हमने पढ़ा है और अब भी पढ़ेंगे। वेरी गुड इवनिंग जी याचना मैम जी, ठीक है, तो अभी भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, तो सामाजिक और आर्थिक सुधार को लेकर के, जिसमें महिलाओं का भी स्टेटस जो था वो इम्प्रूव किया गया था, वो सारी प्रथाएं पढ़ेंगे सामाजिक सुधार जैसी, ठीक है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोगों ने चलाई थी, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ पॉपुलर रेजिस्टेंस ऑफ कंपनी रूल, ठीक है ना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का जो पॉपुलर रेजिस्टेंस था उसको भी कवर करेंगे, ठीक है, वो भी हमें पढ़ना है। साथ ही साथ प्री 1857, ठीक है ना, प्री 1857 पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, तो 1857 से पहले जितने भी, पीजेंट का मतलब होता है किसान, और ट्राइबल का मतलब जनजातियों द्वारा जो आंदोलन किए गए थे, जैसे कि मोपला रिबेलियन जो था वो एक जनजातीय आंदोलन था, ठीक है ना। इसके अलावा किसानों ने भी बहुत सारे विद्रोह करे थे, तो वो सारे विद्रोह जनजातियों द्वारा, किसानों द्वारा किए गए विद्रोह,
इसके अलावा हमने 1857 की क्रांति पढ़नी है, उसके कारण पढ़ने हैं, ठीक है ना, नेचर पढ़ना है, और उसका रिजल्ट भी पढ़ना है कि अंत में रिजल्ट क्या निकला था इस क्रांति से, ठीक है, 1857 की। वैसे हमने पहले भी बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन अब हम कर रहे हैं तो सारा ही करेंगे ये चीजें भी, ठीक है ना। साथ ही साथ पीजेंट्स और वर्कर मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, किसान और जो श्रमिक वर्ग था, उन्होंने जो आंदोलन चलाए थे उनके बारे में भी बात करनी पड़ेगी हमें इस बार। मॉडर्न हिस्ट्री, देखो बहुत अच्छा हुआ कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आए हैं इस बार। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री अभी शुरू ही नहीं करी थी, है ना, हमारी कल से शुरू होनी है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हमारा जो सिलेबस है वो भी सिस्टमेटिक ढंग से चलता रहेगा, और हमें परिवर्तन भी ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे अपने सिलेबस में, ठीक है। वैसे मैंने जितना पढ़ा है, सिलेबस पूरा पढ़ चुका हूं मैं, तो बहुत कम चेंजेस है। हमें सोशोलॉजी पढ़नी है थोड़ी सी, और अच्छा ही हुआ हमने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, क्योंकि साइकोलॉजी के 4 या 5 टॉपिक हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें भी बीएड के टॉपिक्स आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा हो गया, हमने साइकोलॉजी पे भी ज्यादा टाइम वेस्ट अपना नहीं किया इस बार, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ, और साथ ही साथ आर्थिक राष्ट्रीयता जो है, नेशनलिज्म, वो हमने पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन पढ़नी है, साथ ही साथ जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, उदारवादी और आतंकवादी संगठन थे कांग्रेस में, जो विभाजन हुआ था, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। बंगाल का विभाजन पढ़ना है, स्वदेशी आंदोलन पढ़ना है, और मुस्लिम लीग की स्थापना पढ़नी है। देखो एकदम एग्जैक्ट टॉपिक दे रखे इन्होंने, तो ये तो हम सारा पढ़ते ही हैं वैसे भी। नेक्स्ट बात करेंगे इमर्जिंग कम्युनल ट्रेंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अप टू 1990। तो संविधान का भी संवैधानिक रूप से जो विकास हुआ था, संविधानिक रूप से विकास, इसका मतलब ये है कि जो उस समय के कानून बनाए थे उनका विकास कैसे हुआ था, 1919 के एक्ट तक हमने पढ़ना है। साथ ही साथ रॉलेट एक्ट पढ़ना है, सत्याग्रह पढ़ने हैं, ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ना है हमने, ठीक है ना, गांधी जी का उत्थान पढ़ना है हमने, ठीक है, गांधी जी के आंदोलन थे उनका नेचर पढ़ना है कैसा था, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना है कि दोनों एक साथ कैसे चले थे, ठीक है, और कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इन आंदोलनों में भाग लिया था। साथ ही साथ गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, ये भी हमें पढ़ना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये हमें पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन हमें पढ़ना है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशंस जो हुए थे, जैसे कि कैबिनेट मिशन प्लान था, माउंटबेटन प्लान था, इंडिपेंडेंस थी और पार्टीशन था, ठीक है ना, स्वतंत्रता और विभाजन था, कैसे हुआ था, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी रियासतें हैं उन्हें एकजुट कैसे किया गया था, उनको अखंड कैसे बनाया गया था, इंटीग्रेशन कैसे की गई थी देसी रियासतों की, वो पढ़ना है। संविधान का निर्माण पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में स्टार्टिंग से बोलता आ रहा आपको कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, तो आ गई आपकी यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गई, इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति आ गई, ब्रिटेन में हुई थी औद्योगिक क्रांति, जर्मनी का एकीकरण आ गया, इटली का एकीकरण आ गया, सब पढ़ेंगे हम, एक एक चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको। साथ ही साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया, प्रथम विश्व युद्ध आ गया, लीग ऑफ नेशंस आ गई, रशियन क्रांति आ गई, और साथ ही साथ रशिया का समाजवाद आ गया, सोशलिज्म, ये वर्ड वहीं से आया था रशिया की क्रांति से, वर्ड सोशलिज्म, ठीक है ना। और इटली का फासिज्म पढ़ना है, जर्मनी का नाजिज्म पढ़ना है हमें, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। अब आता है ज्योग्राफी, तो ये तो हो गया आपका हिस्ट्री, ठीक है ना, हिस्ट्री का बैकग्राउंड पूरा का पूरा। तो आई होप आप समझे होंगे सारी चीजें। तो अभी मॉडर्न तो हम करेंगे ही, ठीक है, कल से स्टार्ट, तो वो तो कल ही बात होगी उस बारे में। अच्छा, इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, तो ज्योग्राफी है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमें पढ़ना है हिस्ट्री के बाद। तो यार बैठे रहना आप सब लोग, अब चाहे इस टॉपिक में जितना मर्जी टाइम लगे, आज हम ये सिलेबस डिस्कशन करने के बाद ही छोड़ेंगे, ठीक है। इस चीज को, सिलेबस को समझ लो आज ढंग से, आप लोग क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है वो भी याद रखेंगे। देखो कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आ रही थी, सर गवर्नर जनरल वॉइस रॉयज वगैरह हटा दिए। भाई कैसे हटा दिए, आपको इतनी मूवमेंट्स दे दी, आपको इतना दे दिया, तो उनमें वॉइस रॉयज का रोल नहीं था? क्विट इंडिया मूवमेंट में वॉइस रॉय का रोल नहीं था? आप क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ने लगोगे? किसने काबू किया था 1857 की रिवोल्ट में? किस किस अंग्रेज की ड्यूटी कहाँ कहाँ लगाई गई थी, कहाँ कहाँ से किसने क्रांति को दबाया था? तो यार ये जब मॉडर्न हिस्ट्री आती है तो इसमें वॉइस रॉयज तो पढ़ने ही पढ़ने पड़ते हैं। अब ये मत सोचना कि वॉइस रॉयज नहीं दिए थे, ठीक है। हर चीज भी मेंशन नहीं की जाती सिलेबस में, ठीक है। इतनी चीजें समझते होंगे आप, तो ध्यान रखिएगा।
जिन लोगों की भी क्वेरी थी कि सर वाइस रॉय गवर्नर जनरल पढ़ने या नहीं पढ़ने, उसके बिना कैसे पढ़ोगे भाई, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ही नहीं पाओगे बिना गवर्नर जनरल्स के। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ अर्थ, हमने तो ज्योग्राफी शुरू ही इसी टॉपिक से करी थी, ओरिजिन ऑफ अर्थ से। ओरिजिन ऑफ अर्थ में हमने सोलर सिस्टम पढ़ना है, साथ ही साथ ओरिजिन के ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुई थी उसमें जो थ्योरीज दी थी जैसे कि बिग बैंग थ्योरी वगैरह थी, वो सारी की सारी थ्योरीज हमें पढ़नी पड़ेंगी। अर्थ की मूवमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, रोटेशन रिवोल्यूशन पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का होना, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे होता है दिन और रात। सीजन चेंज होना ये किस चीज पे निर्भर करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हम पढ़ चुके हैं। अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें कोर मेंटल वगैरह आते हैं। ठीक है ना, कॉन्टिनेंट्स का उद्गम हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे पहला कॉन्टिनेंट कौन सा बना था, सुपर कॉन्टिनेंट किसे कहा गया था। ठीक है, आपको याद होगा सुपर ओशियन किसे कहा गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने करे हुए हैं। ओशियन बेसिन्स, ठीक है ना, वैगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये भी पढ़ी हुई है हमने वैगनर की। ठीक है ना, अल्बा वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, हमने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स ये भी पढ़ा हुआ है। देखो हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी में बहुत अच्छा सिलेबस पढ़ा है। हमने एक थ्योरी पढ़ी है किसने कब कैसे दी थी और क्या क्या चीजें किसने क्या बताई थी। ठीक है, तो जब जिन स्टूडेंट्स ने 2022 में मेरा कोर्स लिया था उस समय भी हमने पढ़ा था, और अब भी हमने सारी चीजें पढ़ी है। ठीक है ना, साथ ही साथ अर्थक्वेक वॉल्केनोज ये भी हमने अच्छे से पढ़े हैं, अर्थक्वेक की वेव्स भी अच्छे से पढ़ी हैं। ठीक है ना, फोल्ड और जो फॉल्ट्स पढ़ते हैं, फोल्ड पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं ये भी हमने अच्छे से पढ़ा है। प्लेट्स टकराती हैं आपस में, चट्टाने हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, टाइप ऑफ रॉक्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है भाई, इस टॉपिक में भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखो अपना एक एक नंबर पक्का करते जाओ हर टॉपिक से, जो जो टॉपिक्स हमने अच्छे से पढ़े हैं। यार 130-40 नंबर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस पेपर में, जितना आपको कराया है ना, अगर आप इतना भी पढ़ के जाओगे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़ा बहुत सिलेबस में ऊपर नीचे चेंज होने से, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपको कराई हुई हैं। और ज्योग्राफी में भी हमने जो टॉपिक 2022 में छोड़े थे वो इस बार कर लिए थे, और जो कुछ होंगे वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसके अलावा एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, इसमें वेदरिंग आ जाएगा आपका, मतलब वही वेदरिंग। ठीक है, साथ ही साथ मास वेस्टिंग, रनिंग वाटर, विंड हम पढ़ चुके हैं, ग्लेशियर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, सी वेव्स, समुद्री जो तरंगे होती हैं वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कार्स्ट टोपोग्राफी ये हमें पढ़ना पड़ेगा, कार्स्ट टोपोग्राफी। ठीक है, इस टॉपिक को। एटमॉस्फेयर की बात करें, वायुमंडल हम पढ़ चुके हैं, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, कौन कौन सी परतें हैं वायुमंडल की, ये सारा सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ये हम पढ़ चुके हैं। क्लाइमेट जोन्स हम, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय, ये हम पढ़ चुके हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, इंसोलेशन एंड हीट बजट भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, और हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, ये तो कौन कौन से फिनोमिना पर डिपेंड करता है, वो तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको समझ आना चाहिए। ठीक है ना, हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, कहेंगे तो डिस्कस कर लेंगे हम थोड़ी बहुत चीजें, क्वेश्चंस इनके। टेम्परेचर की बात की गई है, और जो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं तापमान को उसकी बात की गई है, जैसे कि एयर प्रेशर है, वायु दाब, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, वायुमंडलीय परिसंचरण है। ठीक है ना, प्रेशर बेल्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, परमानेंट सीजनल विंड्स, परमानेंट विंड्स ये पढ़ चुके हैं हम। अच्छा, अल नीनो, ला नीनो, इसका मैंने थोड़े दिन पहले ही, अभी 5-7 दिन पहले ही ग्रुप में भेजा था थोड़ा सा इसके बारे में। और इस बार ना अल नीनो ला नीनो दोनों ही आ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, इस बार ठंड बहुत पड़ेगी दिसंबर जनवरी में, इस बार याद रखना आप मेरी बात। ठीक है, इस बार ठंड बड़ी भयंकर पड़ने वाली, क्योंकि इस बार एल नीनो ला नीनो दोनों आ रहे हैं, हर बार नहीं आते, कई सालों के बाद आते हैं। ठीक है ना, साइक्लोन्स हम पढ़ चुके हैं, चक्रवात, एंटी साइक्लोन्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ह्यूमिडिटी हम पढ़ चुके हैं, आर्द्रता, प्रेसिपिटेशन में इवेपोरेशन, कंडेंसेशन संघनन। ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और उसके प्रकार, सब चीजें हो चुकी हैं। क्लाउड्स पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ क्लाउड्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोस्फेयर की बात करूं तो इसमें ओशियंस पढ़ने हैं हमें, वाटर साइकिल पढ़नी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का विभाजन, और ओशियंस में है सॉलिनिटी, वो पढ़नी है हमें। ओशियन में जो ज्वार भाटा आते हैं, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स ऑफ अटलांटिक, तो अटलांटिक महासागर की जो ओशियनिक करंट चलती है, महासागरीय धाराएं चलती हैं, वो पढ़नी है। पैसिफिक और इंडियन ओशियन पढ़ना है। ठीक है, कोराल रीफ्स के बारे में पढ़ना है, कोराल रीफ्स, मूंगा चट्टाने जिसको आप बोलते हैं, जिससे हमारा
कोराल रीफ से आपका लक्षद्वीप बना हुआ है, ठीक है। तो लक्षद्वीप है यहाँ पर। इसके अलावा बायोस्फीयर में, जैव विविधता में, इकोसिस्टम और इकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है ना। छोटे छोटे टॉपिक है ये। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम ये पढ़ेंगे हम। ये याद रखना है एक टॉपिक बायोस्फीयर वाला, ये हमें पढ़ना है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी, ठीक है ना। फूड चेन हमें पढ़नी है। मतलब ये एक ही टॉपिक है बायोस्फीयर का, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, सारी चीजें पढ़नी है हमें। फूड वेब पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन ये पढ़नी है, जीवों में विविधता। नेक्स्ट याद रखेगा मैप्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ मैप्स, ग्लोब, आइसोप्लेट्स, लाइंस, लाइन एंड बार ग्राफ्स, ठीक है। तो ये भी मैप्स तो देखो आपको स्टडी करना ही पड़ेगा, कौन सी कंट्री किसके नीचे है या कौन सी कंट्री किसके ऊपर है। ये थोड़ा सा मैप तो भाई आपके रूम में ना लगा होना चाहिए एट अ टाइम, हर टाइम। और आपको मैप को स्टडी करते रहना है हर टाइम, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, कौन सा महासागर कहाँ पर है, कौन सा सागर कहाँ पर है, ठीक है ना। कौन से सागर को कौन सी जल संधि जोड़ने का काम कर रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। एक पेस्ट कर लें अपने रूम में, ठीक है, ज्योग्राफी का मैप। और सुबह शाम उसको 5-10 मिनट देखते रहे, सुबह दोपहर शाम, जब जब टाइम मिलता है आपको, ठीक है। आते जाते, किचन में निकलते, बाहर उठते हुए, आप देखते रहे जब भी आपको टाइम मिलता है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा मैप को 5-10 मिनट, 5-10 मिनट, सुबह दोपहर शाम, जब भी टाइम मिले स्टडी करते रहो थोड़ा बहुत। अब देखो ज्यादा समय नहीं है, 40-50 दिन है ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम के, तो इस समय यार झोंक दो अपने आप को, ठीक है। सिलेबस का कोई चक्कर नहीं है, 40-50 दिन मोर देन सफिशिएंट है हमारे पास। हम पढ़ा देंगे जो जो हमारी तरफ से रहा हुआ होगा आपको, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडियन फिजिकल सेटिंग। इंडियन फिजिकल में भारत की लोकेशन आपको याद रखनी है, उसके पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश याद रखने हैं। मेजर फिजियोग्राफिक रीजन, फिजियोग्राफी का मतलब होता है माउंटेन्स, ठीक है ना। इसमें हिमालय, उत्तर भारत के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, सब पढ़ चुके हैं यार, क्या छोड़ा है हमने इस टॉपिक में, ठीक है ना। हमें सिर्फ याद रखना, ये जो फोर्थ पार्ट है, इसका ये बायोस्फीयर रिजर्व वाला पढ़ना है, बाकी सब हमने पढ़ा हुआ है अभी तक तो, ठीक है। इसके बाद क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जो जलवायु है, जैसे कि भारत की मानसूनी जलवायु है, तो बस वही देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मानसून एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो हमने मानसून भी पढ़ा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पढ़ा है। लोकल पवने भी हमने पढ़ी है भाई, सारी की सारी, सांता अन्ना जैसी, और आपकी और भी बहुत सारी पवने हैं, काल बैसाखी है, लू है, ठीक है, हरमट्टान है, बर्ग है, ऐसी बहुत सारी लोकल विंड्स है, वो पढ़नी है। भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ना है, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, उसका वर्गीकरण पढ़ना है, पढ़ चुके हैं। सॉइल इरेजन, मिट्टी के कटाव से भूमि का कटाव होता है, ये चीज पढ़नी है। कंजर्वेशन पढ़ना है, उसको बचाया कैसे जा सकता है, ठीक है ना, उस प्रॉब्लम से उसको बचा कैसे सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, नदियां पढ़नी है, हिमालयन नदियां ये भी पढ़ चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ये भी पढ़ चुके हैं। और जो नदियां आपस में मिलती हैं, मतलब सहायक नदियां उनकी, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, जहाँ पे मिलती हैं नदियां, वो भी पढ़ना है हमें, ठीक है। तो नदियों का टॉपिक तो हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये सब कंप्लीट है। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फोना, ये पढ़ना है हमें, ठीक है ना, फ्लोरा एंड फोना। तो इसको भी करेंगे। फ्लोरा एंड फौना में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, एक में हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, एक में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग स्पीशीज के बारे में, ठीक है। तो वो बॉटनी वगैरह चल रही है वहां, उसमें भी कवर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फ्लोरा फोना कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में भी कर लेंगे हम चर्चा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जनसंख्या और उसकी विशेषताएं, मतलब बात है सेंसस की यार, हमें टोटली सेंसस पढ़नी है भारत की, जनगणना पढ़नी है। अभी अच्छा हुआ नई जनगणना नहीं हुई, और नया डेटा नहीं आया कोई, तो पुराना डेटा ही चलेगा। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है भाई, किस राज्य में कितना वितरण हुआ हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश अकेला ही देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या लेके बैठा हुआ है। घनत्व पढ़ना है, कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, तो आपको पता है जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार में है, और बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, तो इस समय बिहार बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, ठीक है ना। साथ ही साथ ग्रोथ पढ़नी है कि हमारी जनसंख्या में कितनी वृद्धि दर हो रही है। साथ ही साथ साक्षरता दर पढ़नी है, जो कि इस समय 74.1% है, ठीक है ना। सेक्स रेशो पढ़नी है आपको। मेजर रिलीजन्स पढ़ने हैं भारत में, कि जनसंख्या में कौन से रिलीजन की कितनी भागीदारी है। भाषाएं पढ़नी है भारत में, कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ठीक है ना, और उससे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। कल्चरल रियलम्स और ट्राइब्स, जनजातियों के बारे में पढ़ना है आपने, ठीक है। तो ये चीजें तो हम पढ़ ही चुके हैं वैसे सारी, कुछ होगा तो देख लेंगे, एड ऑन कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद है सेटलमेंट सिस्टम, रूरल, ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत। टाइप्स एंड पैटर्न पढ़ना है। अर्बन सेटलमेंट्स पढ़नी है, ठीक है ना।
तो ये टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा, इसको जरा मार्क कर लेना, सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। ये टॉपिक हमारा रहेगा और इस टॉपिक को हमें पढ़ना भी पड़ेगा। तो जो जो चीजें मैं आपको बताता रहूंगा आप लोग नोट करते रहना एक नोटबुक में, ठीक है। और मुझे भी दे देना कि सर आपने ये कहा है पढ़ाने को, तो 40-45 दिन ही है, उसी में हमें पढ़ना भी है सारी चीजें, और जो चल रहा है हमारा वो भी हमें पूरा करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला है रिसोर्स बेस। तो रिसोर्स बेस में हमें क्या पढ़ना है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत पढ़ने हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, मतलब थोड़ी सी साइंस आ रही है यहाँ पे, ज्योग्राफी के साथ ही मिक्स होकर के, ठीक है ना। ज्योग्राफी तो वैसे भी, ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं साइंस को हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो कौन सी एनर्जी रिन्यूएबल है, मतलब उसको दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, और कौन सी नॉन रिन्यूएबल है, तो उसको हमें पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मिनरल्स, खनिजों के बारे में पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में वैसे तो बहुत अच्छे से हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो कृषि कितने प्रकार की होती है, और सीजन पढ़ने हैं, राबी का, खरीफ का। तो ये टॉपिक हमने वैसे भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ग्रीन रिवोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट्स, प्रभाव क्या थे, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्रॉप्स एंड देयर टाइप्स, वही राबी खरीफ की फसलें पढ़नी है, उनका वितरण पढ़ना है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी फसल सबसे ज्यादा और सबसे कम उगाई जाती है, और हमारे इरिगेशन के, सिंचाई के सोर्सेज क्या है। तो नहरें हैं ज्यादातर सिंचाई के सोर्सेज, और कुछ क्षेत्र भारत का वर्षा के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा क्षेत्र है जो वर्षा के ऊपर डिपेंड करता है, और कौन सा क्षेत्र जो है जहाँ पे कैनाल्स बनाई गई है, नहरों का निर्माण करा के वहां पे इरिगेशन कराई जाती है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजर इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल जोन्स। तो उद्योगों के बारे में भी पढ़ना है, इसमें साफ साफ दिया गया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, लोहे के उद्योग के बारे में पढ़ना है आपने, ठीक है, कि भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ था, राउरकेला में था जैसे कि, ठीक है ना। जूट का उत्पादन पढ़ना है आपने, शुगर मिल्स के बारे में पढ़ना है आपने, ये चीजें देखो एड ऑन हुई हैं कुछ एक चीजें, तो ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, रोड, सड़कें, नेशनल हाईवेज हम लोग कर चुके हैं, रेलवे जोन्स हम लोग कर चुके हैं। हाँ, वाटरवेज और हमारा एयरवेज नहीं हुआ है अभी। तो पानी के जो मार्ग हैं, समुद्र मार्ग हैं, और जो वायु मार्ग है, ये नहीं हुआ। तो इसको भी आप नोट डाउन करते रहो यार, नोटबुक लेके ना, जो जो टॉपिक्स मैं आपको कहता रहूंगा ना वो नोट डाउन करते रहना, ठीक है। वो मैं अब कराने हैं मुझे, और स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, फोटो खींच के, जो जो मैंने टॉपिक आपको कहे होंगे कि कराने हैं अभी, ठीक है। तो रोड्स हमने पढ़ चुके हैं, रेलवेज हम पढ़ चुके हैं, हमें वाटरवेज और एयरवेज पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट्स हम पढ़ चुके हैं, ओशियंस हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। रिवर्स हैं आपकी, नदियां हैं, और विश्व की नदियां, ठीक है ना, विश्व की झीलें हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। डेजर्ट्स, मरुस्थल है विश्व के, ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्लाइमेट, जलवायु पढ़नी पड़ेगी विश्व की। प्राकृतिक वनस्पति पढ़नी पड़ेगी विश्व की, कौन कौन सी चीजें किस किस देश में है। तो ये हमने ज्यादातर ये चीजें जो है ना आपकी स्टैटिक जीके में पढ़ी हुई हैं, आप अच्छे से पढ़ना, वहां पे आपको मिल जाएंगे सारी, ठीक है। मेजर बायोम्स पढ़ने हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़नी है वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने, कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है ना। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है हमने। तो कम से कम आपको शुरू के 7-8 देश तो पता ही होने चाहिए जनसंख्या में जो सबसे टॉप है, ठीक है। और डेंसिटी और ग्रोथ पढ़नी है, साथ ही साथ हमने वहाँ की ह्यूमन रेसिस पढ़नी है, ट्राइब्स पढ़नी है वर्ल्ड की, जैसे कि कौन से माओरीज कहाँ के निवासी हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो ट्राइब्स का मतलब वही है, ये जो लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था कि माओवादी कहाँ के निवासी हैं। तो इस तरह से जितने भी देश हैं उसमें जोन जोन से भी निवासी हैं, मेजर वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनके बारे में आपने पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो मेजर लैंग्वेजेस हैं और रिलीजियंस हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, भाषाओं के बारे में और रिलीजन्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं अभी कि दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा किस रिलीजन की पॉपुलेशन है, तो बताओगे आप कौन से रिलीजन की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है इस समय। नेक्स्ट है डिजास्टर एंड हजार्ड्स, टाइप ऑफ डिजास्टर हजार्ड्स, ठीक ना। तो आपदा प्रबंधन के बारे में आपको पढ़ना है, प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं कौन सी होती हैं। इससे क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, बिजली का गिरना, ठीक है ना, जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, बाढ़ आना, ठीक है, पहाड़ों का भूस्खलन होना, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। मैनमेड आपदा क्या होती है, मानमेड भी होती है, कोई प्लांट में विस्फोट हो गया मान लो तो मैनमेड हो गया, ठीक है। इसके अलावा कारण क्या है उसके, और प्रिवेंटिव, उन्हें रोका कैसे जा सकता है इन चीजों को,
ठीक है ना। मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब होता है कम कैसे किया जा सकता है आपदाओं को। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। और इनके बारे में हमें पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर से पहले की चीजें, ड्यूरिंग डिजास्टर और आफ्टर डिजास्टर, ठीक है ना, एंड कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर सिस्टम। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। क्रिश्चियन, नहीं नहीं क्रिश्चियन नहीं है भाई। क्रिश्चियन तो कुछ एक देश ही है जहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। हिंदू, हिंदू भी नहीं है भाई, क्रिश्चियन भी नहीं है, इस्लामिक पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा। हिंदू तो सिर्फ हिंदुस्तान में मिलेंगे, बाकी देशों में तो नाम मात्र के बराबर है, एक एक 2-2% हर देश में, ठीक है। वो भी यहीं से गए हुए हैं फॉरेन, उनके पास तो पूरी नागरिकता भी नहीं है वहां की, मैक्सिमम लोगों के पास। तो इस्लामिक पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। आप सारी गल्फ कंट्रीज देख लो भारत के आसपास, पाकिस्तान से शुरू हो जाओ और चलते रहो बस आगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, ब्रुनाई, सारे देश देखते चलो, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, हर जगह आपको मुगलजी मतलब मुस्लिम ही मुस्लिम मिलेंगे आपकी सारी। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सारी कंट्रीज टोटली पूरा का पूरा मुस्लिम एम्पायर मिलेगा आपको। इस तरफ अगर आप जाएंगे, भारत से नीचे की तरफ आएंगे इंडोनेशिया की तरफ, तो सारी मुस्लिम बहुल राज्य मिलेंगे आपको, देश मिलेंगे, ठीक है। और जहां पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन है ना, उन देशों की जनसंख्या ही बहुत कम है। इंग्लैंड की देख लो आप, जनसंख्या देखोगे तो 195 कंट्रीज में बहुत पीछे मिलेगा आपको। तो जो देश क्रिश्चियनिज्म के हैं, तो वो बहुत पीछे हैं, वो बहुत थोड़ी थोड़ी जनसंख्या लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स टेक्निक्स इन ज्योग्राफी, जैसे कि रिमोट सेंसिंग, जीपीएस जियो पोजिशनिंग सिस्टम, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियो रेफरेंसिंग, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जीपीएस वगैरह के मेरे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस पड़े हैं इनके, तो पढ़ लेंगे हम लोग। डिजास्टर मैनेजमेंट के भी मेरे पास वन लाइनर 100 क्वेश्चंस पड़े हैं। तो जैसे कि हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट तैयार करते थे, एलाइड के पेपर में 10 क्वेश्चन आते थे पूरे। तो जो टॉपिक्स हैं मेरे पास पड़े हुए, बहुत बढ़िया टॉपिक्स बने हुए हैं, उसमें मैं ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हमारे टॉपिक उसी में कवर हो जाएंगे, और मैक्सिमम चीजें उन टॉपिक्स की मैंने उन क्वेश्चंस में कवर कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अब इकोनॉमी के सिलेबस में बड़ा कुछ सारी चेंजेस हुए हैं, चलो देखते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आएंगे सबसे पहले, इकोनॉमिक्स के पहला टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी। इसमें डेफिनेशन आएगी, स्कोप आएगा, इंपॉर्टेंस आएगी इकोनॉमिक्स की, ठीक है ना। पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आएगी, जिसमें माइक्रो और मैक्रो ये तो हमने पढ़ी है सारी की सारी, ठीक है। ह्यूमन वांट्स, टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है ना। जीएसटी की बात हो रही है, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक्स में जो तंगियां आती है स्कार्सिटी और चॉइस की, उसकी बात होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात होगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात होगी, यहाँ पे कर्व की बात होगी। तो कर्व में थोड़ी बहुत चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी अब, ठीक है ना, कर्व बनाने सीखने पड़ेंगे और चीजों को समझना पड़ेगा और अच्छी तरह से। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, तो ये भी बात करेंगे, जैसे कि ओपन इकोनॉमी होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, ड्यूअल इकोनॉमी होती है, सिंगल इकोनॉमी होती है। तो इकोनॉमिक सिस्टम के प्रकार भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, तो डिमांड पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना, जिसमें डिटर्मिनेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना पड़ेगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व क्या होता है पढ़ना पड़ेगा। यूटिलिटी पढ़नी पड़ेगी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस पढ़नी पड़ेंगी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। प्रिंसिपल इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, प्रॉपर्टीज, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, मेजरमेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई ये हमने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ सप्लाई हमने बहुत छोटा पढ़ा था, लेकिन इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर दी, तो वो भी पढ़नी पड़ेंगी हमें अब, ठीक है ना। एंड इट्स एक्सेप्शंस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, मूवमेंट एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कॉस्ट एंड रेवेन्यू, लागत और राजस्व। तो कॉस्ट कंसेप्ट में फिक्स्ड, वेरिएबल, टोटल एवरेज, मार्जिनल, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स के बारे में पढ़ना है।
साथ ही साथ इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स पढ़ना है। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में हमें एवरेज पढ़ना है, मार्जिनल पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन, अलग अलग बाजार की जो प्रक्रियाएं हैं उनके बीच में हमें डिफरेंसेस पढ़ने हैं। साथ ही साथ ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ना है। तो यार इसका तो काफी हद तक सिलेबस जो है वो एड ऑन हुआ है इकोनॉमी का, क्योंकि कॉमर्स वाले भी मर्ज है इनके साथ। तो हमें अब थोड़ा मेहनत इकोनॉमी पे पढ़नी पड़ेगी अगले 20-25 दिन, ठीक है। तो देखते हैं, मैं सिलेबस तैयार करता हूँ आपका, 1-2-4 दिन में बैठ के मंडे से हम थोड़े 1-2 क्लासेस ऐड ऑन करेंगे। अभी तो हमारी आर्ट्स वालों की 3 क्लासेस चल रही है, एक जेबीटी की क्लास चल रही है मैथ्स की, तो टोटल इसमें 4 क्लासेस चल रही हैं। तो इसमें से भी साइंस हमारी कंप्लीट होने वाली है सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। हिस्ट्री चलेगी, हिमाचल भी हमारा लगभग लगभग खत्म ही मान के चलो। और हिमाचल जीके में भी कुछ खास नहीं आ रहा, बहुत इजी हिमाचल जीके आएगी जैसा सिलेबस आया हुआ है, ठीक है। हिमाचल में भी हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 80+ लेक्चर्स तो हम वैसे भी हिमाचल जीके के पढ़ ही चुके हैं, अब वैसे भी खत्म ही होने वाला है आपका हिमाचल, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना है आप, साइंस हिमाचल को खत्म करने के बाद हम इकोनॉमिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन ये हम पढ़ चुके हैं, मोनोपोली पढ़ चुके हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ चुके हैं, ओलिगोपोली पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें चेंज आई है। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन मैंने आपको बताया था अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये तो मैंने सभी में बताया था आपको। साथ ही साथ प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोली, ये भी हमने पढ़ा था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मीनिंग एंड टाइप्स, अब ये चीज है इसमें थोड़ी सी, फीचर एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये भी पढ़ा हमने। ओलिगोपोली में फीचर्स, किंग डिमांड कर्व, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, ये याद रखना आप, ठीक है ना। और कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव मॉडल्स ये पढ़ने पड़ेंगे हमें। फैक्टर प्राइसिंग, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट बेसिस थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी हमें, ठीक है। इसके अलावा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनपीपी, ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, प्रोडक्ट इनकम साथ ही साथ, ठीक है। और इसके बाद इसमें ऐड ऑन होगा एक्सपेंडिचर, खर्चे, जिसमें डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, की राष्ट्रीय आय को मापने के लिए क्या क्या डिफिकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना, मेजर करते हुए नेशनल इनकम को। साथ ही साथ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है ना, जो सर्कुलर गोल चक्कर चलता है, गोल चक्कर चलता है इनकम का 3-4 लोगों के बीच में, ठीक है ना, 3-4 लोगों के बीच में गोल चक्कर चलता है, ये भी बात करेंगे कैसे चलता है। 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, ये पढ़ना। अच्छा, मनी एंड बैंकिंग, ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। इसमें मनी में मीनिंग फंक्शन आएगा, टाइप्स एंड रोल इन इकोनॉमी आएगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में मीनिंग, कॉसेज, इफेक्ट्स, कंट्रोल मेजर्स पढ़ा हुआ है हमने। बैंकिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है हमने। टाइप्स ऑफ बैंक पढ़े हुए हैं हमने। सेंट्रल बैंक आरबीआई फंक्शन पढ़ा हुआ है हमने। क्रेडिट कंट्रोल पढ़ा है हमने। मेथड्स पढ़े हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स पढ़े हैं हमने सारे के सारे। कमर्शियल बैंक्स के बारे में, क्रेडिट क्रिएशन फंक्शंस, मनी मार्केट पढ़ी है हमने, कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, ठीक है ना, फंक्शन पढ़े हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ा है, डिजिटल बैंकिंग पढ़ी है। तो ये टॉपिक तो हमारा डन है, ठीक है ना, इस टॉपिक में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 8 इकोनॉमिक्स का, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़नी है, किनीशियन थ्योरी पढ़नी है, इफेक्टिव डिमांड पढ़नी है, एग्रीगेट डिमांड पढ़नी है, सप्लाई पढ़नी है, पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। कंजप्शन पढ़ना है, फंक्शन ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, साथ ही साथ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलेटर कॉन्सेप्ट्स, इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, रोल ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी टू स्टेबलाइज इकोनॉमी, ठीक है ना। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ी हुई है कि ये कैसे स्टेबलाइज करती है, ठीक है ना, हमारी किसको, अर्थव्यवस्था को किस तरह से स्टेबलाइज करती हैं। तो ये चीजें तो हमने पढ़ी हुई हैं सारी की सारी। साथ ही साथ हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी की, ठीक है ना, सरकारी बजट एंड इकोनॉमी, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है इस साल का। तो 2025-26 का जो फाइनेंशियल बजट था ये तो हमने पढ़ लिया था। तो इस बजट में हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे गवर्नमेंट बजट के, जिसमें पब्लिक रिवेन्यू पढ़ा था, सोर्सेज पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, टैक्सेशन पढ़ा था, रिवेन्यू पढ़ा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था, रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स पढ़ी थी, फिस्कल डेफिसिट भी हमने देखा था, प्राइमरी डेफिसिट भी देखा था,
टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल पॉलिसी हमने पढ़ी हुई है। ऑब्जेक्टिव्स, टूल एंड लिमिटेशन, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है, इसमें हमें कुछ ऐड ऑन करने की खास जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें दिया हुआ है स्ट्रक्चर एंड फीचर्स, ठीक है ना। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इंडियन इकोनॉमी की, विशेषताएं क्या है, जैसे हमारी भारत की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, अब उसकी विशेषताएं क्या है ये बताना है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल दिखाना है भारत का, ठीक है ना। पॉपुलेशन ट्रेंड्स हैं, चैलेंजेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बताने हैं भारत के, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास बताना है भारत का। और भारत के पास प्राकृतिक क्या क्या चीजें, क्या क्या सोर्सेज हैं जो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, वो चीजों पर हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, कृषि। एग्रीकल्चर का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या रोल है, तो हम पहला ही टॉपिक जिस दिन इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं उस दिन हम बात ही कहाँ से करते हैं, तो यहीं से करते हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, भूमि सुधार की। ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पर भी आ गई। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स की, जो भी हम नई नई तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उसके बारे में, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडीज के बारे में बात करनी है। सरकारी स्कीम्स भी पढ़नी है, कुछ चीजें तो हमने इसमें पढ़ी हुई है। नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ये हमने बहुत अच्छे से करा है बैंकिंग में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया, एमएसएमईज एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये हमने स्टैटिक में कुछ चीजें तो पढ़ी हुई है, इसमें मेक इन इंडिया तो पढ़ा हुआ ही है हमने, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, जो कि भारत की 20% पॉपुलेशन जिससे इन्वॉल्व होती है, और भारत की जीडीपी में एक अच्छा खासा योगदान ये करता है, ठीक है। तो ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। आईटी है, कम्युनिकेशन है, टूरिज्म है, बैंकिंग है, सारी चीजें। इसके बाद भारत में जो आर्थिक सुधार हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और उसके प्रभाव, ये हमने पढ़ना है यहाँ पे। एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे गरीबी, बेरोजगारी और असमानता की, इनइक्वालिटी की। इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, जो कि हमने पढ़ी हुई है, पॉवर्टी भी, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट भी और इनइक्वालिटी भी। टाइप्स, उसके प्रकार और कारण पढ़ने हैं। ट्रेंड्स इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है, ये पढ़ना है हमें। गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, तो सरकार ने गरीबी को खत्म करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हैं, कौन कौन सी स्कीम चलाई है, ठीक है ना। और बेरोजगारी को कम करने के लिए, साथ ही साथ एचडीआई, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अच्छे से, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन आने के जरूर चांस है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखो 200 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन 200 से ज्यादा टॉपिक है यहाँ पे, 200 से ज्यादा चीजें हैं, हर एक चीज नहीं आएगी, लेकिन जो जो आएंगी वो ध्यान रखो। जो जो टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ आपको, एचडीआई से क्वेश्चन जरूर बनने के चांस है। अब यार ये मान के चलो सीबीटी होगा, तो आप लोग ये मान के चलिए कि भाई आपके कई शिफ्टों में पेपर हुआ, अब कौन से पेपर में कौन सा टॉपिक आ रहा है यार ये नहीं पता। एक पेपर बन रहा होता ना, फिर तुम कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे पढ़ लो, ठीक है। लेकिन अब सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये नहीं पता किसके पास कौन सा टॉपिक आ जाए, क्योंकि शिफ्टों में होंगे और कई दिन ये पेपर चलेगा, 3 4 5 6 दिन। 35,000 बच्चों ने देना है, इतना कंप्यूटर का सेटअप हिमाचल प्रदेश में नहीं है कि एक ही दिन पेपर दे देंगे। तो सुबह शाम दो दो शिफ्टों में, अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग बच्चों के पेपर होंगे, और अलग अलग पेपर आएंगे सीबीटी मोड में। तो आप लोग इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, किसी को नहीं पता। और ये मान के चलो इस बार का पेपर किस्मत पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि कोई पेपर बहुत ज्यादा इजी आने के चांस हो जाएंगे और कोई पेपर बहुत ज्यादा टफ आने के चांस हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको क्लियरली एक बात बता दूं, इस बार थोड़ी सी किस्मत भी साथ देगी, ठीक है। कुछ ऐसे भी बच्चे निकल जाएंगे जिनकी श्योरिटी नहीं होगी, पेपर आसान आ जाएगा, और कुछ ऐसे भी रह जाएंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी। तो थोड़ी सी तैयारी को स्मार्टली करके चलना है आपने, ठीक है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इसके बाद बात करते हैं। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़नी है, आर्थिक वृद्धि के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में, इंडिकेटर्स पढ़ने हैं, आर्थिक विकास के सूचक पढ़ने हैं, थ्योरीज पढ़नी है आर्थिक विकास की और डेवलपमेंट की, ठीक है ना। साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं इकोनॉमी को डेवलप करने में, उसमें बारे में पढ़ना है। कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट, ये चीजें आपने पढ़नी है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया, तो भारत का विकास और भारत की प्लानिंग, ठीक है ना। तो इसमें तो पंचवर्षीय योजनाएं आ जाएंगी आपकी मेनली। नीति आयोग आ जाएगा, नीति आयोग के कार्य और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रख के चलना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ग्राम गांव का विकास आ जाएगा, ठीक है ना, पॉलिसीज आ जाएंगी गांव के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रोग्राम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि इंदिरा गांधी जी ने चलाया था इंदिरा आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए,
ठीक है, तो ये सारी पॉलिसीज प्रोग्राम्स आपने याद करने हैं। हमने बहुत कुछ स्टैटिक में कर रखा है, स्टैटिक को अच्छे से तैयार करके जाना, आप ये मानना काफी सारी चीजें तो आपकी स्टैटिक में तैयार हो चुकी हैं इसकी, ठीक है ना। साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़नी है, रीजनल इम्बेलेंस पढ़ना है, रिमीडियल मेजर्स पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंस्टीट्यूशन, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और संस्थाएं पढ़नी है। कौन सी संस्थाएं हैं जो व्यापार में है? बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिवली एडवांटेज गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड, फ्री ट्रेड वर्सेस, नेक्स्ट आ जाएगा आपका फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन आर्ग्यूमेंट्स एंड अगेंस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ फॉर इंडिया, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? भुगतान संतुलन। तो कुछ नहीं है, भुगतान संतुलन क्या होता है यार? मान लो इंडिया ने 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, पैसा सामान बेचा किसी देश को, और उस देश से 105 करोड़ का इंपोर्ट कर लिया, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में चला गया। 5 करोड़ रुपए लॉस में आ गया ना इंडिया, तो उसको कहते हैं भुगतान संतुलन। तो भुगतान संतुलन के लिए सरकारें क्या करती हैं, तो वो चीजें आपने पढ़नी है। ट्रेड बैलेंस कैसे करना, ये चीज पढ़नी है आपने। फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़नी है। फिक्स्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल में आपने रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। तो इनके बारे में आपने पढ़ना है, ये तो पढ़ा हुआ ही है हमने, वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है, आईएमएफ कैसे काम करता है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, ठीक है ना। इंडिया ट्रेड पॉलिसी एंड मेजर ट्रेड पार्टनर्स, ठीक है, ये चीज पढ़नी है। भारत ने आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि लोहा सबसे ज्यादा किस देश से इंपोर्ट किया भारत ने, हथियार सबसे ज्यादा किस देश से इंपोर्ट किया भारत ने, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम से बन जाएंगे। भारत ने सबसे ज्यादा कोई भी चीज पूछ लेगा जो भारत इंपोर्ट करता होगा, ज्यादातर जो भारत में नहीं बनी होगी। ड्रोन्स भारत ने किससे इंपोर्ट किए सबसे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे करंट इकोनॉमिक इश्यूज की, भारत के जो वर्तमान के जो आर्थिक मुद्दे हैं उनके बारे में, जैसे कि जीएसटी और उसके प्रभावों के बारे में। अभी अभी सरकार ने जीएसटी रेट को घटाया है, अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। जीएसटी कम करने से सरकार को नुकसान होगा ना, और जनता का थोड़ा फायदा होगा, तो इससे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, टाइप्स, कॉजेज, इफेक्ट्स, इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट प्राइस इंडेक्स, ये हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे बेरोजगारी की, उसके टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, ट्रेंड्स पढ़ चुके हैं। क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमी, रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, तो वर्तमान की जो सरकार ने इकोनॉमिक इश्यूज के लिए स्कीम्स चलाई हैं वो पढ़ेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमी का। अब यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफ हिमाचल प्रदेश दे रखी है, तो ये तो हमने पढ़े भी हैं, इकोनॉमिक ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें ज्योग्राफी एंड डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट्स, सेक्टोरल कंपोजिशन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटोरियल, रोल ऑफ टूरिज्म पढ़ना है हमने, भारत में हाइड्रो पावर पढ़ना है, स्टेट डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश, ये पढ़ना है। एम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन पढ़ना है, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है, मतलब सरकारी जो इस समय की गवर्नमेंट स्कीम सरकार ने लॉन्च की है वो पढ़नी है। वेलफेयर प्रोग्राम्स पढ़ने हैं, कल्याणकारी चीजें पढ़नी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़नी है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल इन हिमाचल प्रदेश, तो भारत के जो लघु उद्योग हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी हिमाचल प्रदेश की क्या है, थोड़ा बहुत वो भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आती है पॉलिटिकल साइंस। देखो पॉलिटिकल साइंस में हमने पॉलिटिकल थ्योरीज ये हमें पढ़नी पड़ेंगी, इसको मार्क कर लेना आप, ये हमें पढ़नी है अभी पॉलिटिकल थ्योरीज। इसमें पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है, मतलब थोड़ी बहुत अरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह की, स्टेट, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, ठीक है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, डेमोक्रेसी हम पढ़ चुके हैं, सोशलिज्म, ठीक है, इसकी अवधारणा किसने दी थी, इनके बारे में। सेकुलरिज्म भी पढ़ा है हमने, किसने दिया था। मार्क्सिज्म हमने नहीं पढ़ा, और गांधीयन अप्रोच हमने पढ़ी है। गांधीयन अप्रोच जुड़ी थी किससे, सोशलिज्म से, ठीक है। तो कुछ चीजें हमने इसमें पढ़ी भी हैं, कुछ चीजें नहीं भी पढ़ी, ठीक है ना। तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे लिबर्टी, ये फ्रांस से आया हुआ है आपका, तो यही चीजें यहाँ पर बनी। नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हम पढ़ चुके हैं, प्रस्तावना हम पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार हम पढ़ चुके हैं, डीपीएसपी हम पढ़ चुके हैं, संसद हम पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री पढ़ चुके हैं, न्यायपालिका पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, बजट पढ़ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन पढ़ चुके हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसमें पंचायत और नगर पालिकाएं आती हैं पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ सकते हैं, कास्ट जाति के बारे में, ठीक है ना। साथ ही साथ प्लैंड इकोनॉमी के बारे में पढ़ है, सोशल मूवमेंट्स, सामाजिक मूवमेंट्स, सिटीजनशिप हम पढ़ चुके हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपातकाल के प्रावधान हम लोगों ने पढ़े हैं, वित्त आयोग के बारे में हमने पढ़ा है, सीएजी के बारे में हमने पढ़ लिया है, अटॉर्नी जनरल के बारे में हमने पढ़ लिया है, एंटी डिफेक्शन लॉ हम पढ़ चुके हैं, भारत की ऑफिशियल आधिकारिक भाषा पढ़ चुके हैं,
सीबीआई भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लास्ट में जो हमने संस्थाएं करी थी उसमें सीबीआई भी पढ़ चुके हैं हम, और भी इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हम पढ़ चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हमने बहुत पढ़ लिया है, मोर देन इनफ पढ़ लिया। इतने तो टॉपिक भी मेंशन नहीं है यहाँ पे जितने हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लिया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था आपको इतना पढ़ाऊंगा मैं कॉन्स्टिट्यूशन कि आपका एक नंबर भी कटने नहीं दूंगा। और मैं आज भी अपने जबान पे खड़ा हुआ हूँ भाई अपनी तरफ से, कि अगर आप पढ़ के जाएंगे ईमानदारी के साथ तो बिल्कुल आप सिलेक्शन जरूर लेंगे, ठीक है ना। इस बार भी कोशिश रहेगी भाई। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिसी, और अभी भी जितना टाइम है 40-50 दिन, भाई मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी आप लोगों के लिए। जो चीजें नहीं हुई हैं उनको पढ़ाना पड़ेगा। तो 2-4 दिन मैं भी थोड़ा सा बिजी रहूंगा क्योंकि मटेरियल तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे कंपैरेटिवली गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल सिस्टम की क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इलेक्टोरल सिस्टम बताना है हमें, ठीक है ना। और पार्टी सिस्टम बताना है कि भारत में कैसा है, ठीक है। साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन में हमें बताना है कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के बारे में, जो कि यूएसएसआर रशिया के बीच में चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1991 तक। ये करवा दूंगा मैं आपको। यूनाइटेड नेशंस पढ़ लेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशियन, सार्क, और भारत की फॉरेन पॉलिसी पढ़ लेंगे हम सारी चीजें, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं, 2 दिन का काम। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगला टॉपिक है आपका। ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल में ही है, ठीक है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है। भाई कहाँ जा रहे हो बार बार, लाइव रहो आज तो कम से कम। सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ भाई, समझ लो सिलेबस को अच्छे से आप लोग, ठीक है। तभी तो पढ़ो पाओगे, अगर सिलेबस ही नहीं पता होगा फिर क्या पढ़ पाओगे आप लोग, खुद ही सोचो। बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी आपकी, क्योंकि बहुत से लोगों को तो सिलेबस समझने में भी दिक्कत हो जाएगी कि क्या पढ़ना है हमें। अब मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या है इनका मतलब, ठीक है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ संगठन पढ़ने हैं हमने, उनकी डिसीजन मेकिंग पढ़नी है कि निर्णय कैसे लिया जाता है, नेतृत्व कैसा होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है आपस में, विचारों का आदान प्रदान, और कोऑर्डिनेशन, सहयोग कैसे किया जाता है। इसके अलावा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सर्विसेज इन इंडिया पढ़नी है आपने, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी पढ़ चुके हैं हम। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में लोकपाल, लोकायुक्त पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। और साथ ही साथ आरटीआई एक्ट 2005 ये भी हम पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने पढ़ा था, पॉलिटी में हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, तो आपको मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल चीजें पढ़ी थी इस बार। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, ठीक है ना। तो प्रशासनिक जो थिंकर्स थे जैसे कि कौटिल्य था, इनके बारे में पढ़ना है हमें, पढ़ना पड़ेगा। और जितना हमने पढ़ा हो वो सफिशिएंट नहीं है। महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें, एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में, हिल्टन मेयो के बारे में, मैक्स वीबर के बारे में, हर्बर्ट साइमन के बारे में, अब्राहम मैस्लो के बारे में, फ्रेडरिक हेजलबर्ग के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो ये टॉपिक को ध्यान रखना है, हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें भारत में प्लानिंग इन इंडिया और राज्यों में प्लानिंग इन इंडिया की मशीनरी के बारे में पढ़ना है हमने, ठीक है। जैसे कि नीति आयोग और आपका प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओ हो गए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए बहुत सारे, और ब्यूरोक्रेसी के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ना है, नौकरशाही के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि पंचायती राज सिस्टम है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 9, ग्लोबलाइजेशन, तो वैश्वीकरण किसी चीज का। साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है आपका सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो कुछ चीजें तो हमने इसमें करी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है गुड गवर्नेंस, तो अच्छा गवर्नेंस कैसे किया जा सकता है, ये टॉपिक अच्छा है भाई, गुड गवर्नेंस वाला पढ़ना पड़ेगा हमें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, तो ये टॉपिक ध्यान रखना भाई, गुड गवर्नेंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से पढ़ना है हमें। नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना, महिला सशक्तिकरण, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, SC ST OBC के बारे में हमें पढ़ना है, हम बच्चों के बारे में और बूढ़े लोगों के बारे में, एज्ड लोग हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इन्वायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन्वायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखेगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ेंगे हम। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में, और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन्स इन इंडिया पढ़ेंगे। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। साथ ही साथ सोशल वेलफेयर पॉलिसीज पढ़ेंगे।
पब्लिक सर्विस डिलीवरी और रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस पढ़ेंगे, पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, फिस्कल फेडरलिज्म पढ़ेंगे, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन पढ़ेंगे, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी काउंसिल, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, बजट, सीएजी एंड आरबीआई, इन सब चीजों के बारे में। साथ ही साथ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंस, पार्लियामेंट्री कमेटीज, ठीक है ना। तो संसद का किस तरह से फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल रहता है, तो इसमें बिल आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो वो बिल ही होते हैं जो आपके मनी बिल वगैरह होते हैं, वो आ जाएंगे यहाँ पे। संसदीय समितियां, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ई गवर्नेंस, ई लर्निंग, ई कॉमर्स और ई हेल्थ, ये चीजें हैं, ये हमें पढ़नी है, ठीक है। ये टॉपिक याद रखना आप, ई गवर्नेंस वाला, ये पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लेंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है ना। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, इन सब के बारे में हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है अगला टॉपिक, इमरजेंस एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का टॉपिक है, इसको हमें हिमाचल प्रदेश डीपीए में ऐड करना पड़ेगा। अब देखो ऐड हो गया आपका एक नया सब्जेक्ट, क्या ऐड हुआ है, सोशियोलॉजी। तो इस पे थोड़ा सा काम आप लोगों को करना पड़ेगा। तो सोशियोलॉजी पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, आ जाओ। तो सोशियोलॉजी का मैं करता हूँ 2-4 दिन के अंदर अंदर क्लासेस अरेंज आपकी, ठीक है। करनी पड़ेंगी को सोशियोलॉजी की क्लासेस अरेंज, ठीक है। तो मीनिंग बताना है इसका, हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी बतानी है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, साथ ही साथ स्कोप, सब्जेक्ट मैटर, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, ये भी पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या रहेंगे, सोसाइटी, समाज, ठीक है ना, कम्युनिटी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन, स्टेटस एंड रोल, सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है, सोशल चेंज, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, तो सारा सोशल ही रहेगा इसमें। सोसाइटी इन इंडिया, इंडिया एज अ प्लूरल सोसाइटी, ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, अलग अलग सोसाइटी है सबकी, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लूरल सोसाइटी, तो ये सारी चीजें। साथ ही साथ सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो कि कास्ट के, क्लास के, ट्राइब के, फैमिली, मैरिज एंड किंगशिप। साथ ही साथ प्रोग्राम फॉर द अपलिफ्ट ऑफ दलित्स एंड वुमेन, ठीक है, दलितों को और महिलाओं के उत्थान के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। चैलेंजेस टू स्टेट एंड सोसाइटी, इसमें आपको कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म और कास्टिज्म के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ सोशियोलॉजी थ्योरी ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और इमिली डर्कheim के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी, इंक्वायरी, लॉजिक ऑफ सोशल रिसर्च, मिथोडोलॉजिकल एंड मोड्स ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च, रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, सोसाइटी, ये तो पहले भी आ चुका है सिलेबस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, नगरीकरण और आपका इन्वायरमेंट, पर्यावरण, डिग्रेडेशन, ठीक है ना, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन एयर। साथ ही साथ वाटर एंड सॉइल, तो मिट्टी और जल के बारे में। कॉन्टेम्परेरी इन्वायरमेंट कॉन्सर्न्स, इसमें डिफोरेस्टेशन यानी कि वन कटाव, इकोलॉजिकल क्राइसिस के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग, जो लगातार पृथ्वी का गर्म हो रही है, पृथ्वी कैसे हो रही है वो अब पता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के बारे में, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बांधों के निर्माण के बारे में और उसके प्रभावों के बारे में पढ़ना है आपने। सोशल डेमोग्राफी के बारे में पढ़ना है, जिसमें नेचर बताना है आपको, सोशल डेमोग्राफी का स्कोप बताना है, इंपॉर्टेंस बतानी है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक प्रोसेस, ठीक है ना। डेमोग्राफिक प्रोसेस मेनली होता है जनसंख्या के ऊपर आपका, ठीक है ना। इसमें फर्टिलिटी बतानी पड़ेगी, प्रजनन जो है, मोर्टेलिटी और माइग्रेशन बताना पड़ेगा, पॉपुलेशन थ्योरीज बतानी पड़ेगी, माल्थुसियंस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं इनके क्वेश्चंस डेली बेसिस पे डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है ना, डेली बेसिस पर इनके वन लाइनर, कुछ को वन लाइनर क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स कॉम्पैक्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। साथ ही साथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, सोशल चेंज एंड सोशल प्रोग्रेस। नेक्स्ट अगर बात करूं, देखो कितना लंबा सिलेबस दे दिया सोशियोलॉजी का, वो तो इतना लंबा सिलेबस दे दिया, अब सोच के देखो यार, कम से कम ना 15-20 क्वेश्चन आ जाएंगे इसके इतने लंबे सिलेबस में से।
तो सोशियोलॉजी आपका मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंट ट्रेंड्स इन डेवलपमेंट, ग्लोबल इनइक्वालिटीज इन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। नेक्स्ट है पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी, जेंडर एंड डेवलपमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ पीआरआईज। ठीक है, नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बतानी है आपको, जिसमें इन्वायरमेंट का डिस्कोर्स, यूनाइटेड अर्थ चार्टर 1992। ठीक है ना, रिलीजन एंड सोसाइटी बतानी है आपने, इसमें सेक्रेड एंड प्रोफेन फंक्शन ऑफ रिलीजन बताना है। रिलीजन इंडिया फर्स्ट, हिंदुइज्म, इस्लाम। रिलीजन इंडिया सेटिंग, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और सिखिज्म। नेक्स्ट है सेकुलरिज्म एंड कम्युनिज्म। सेकुलरिज्म मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर्स ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में। कम्युनलिज्म मीनिंग, ठीक है ना, उसके फैक्टर्स बताने हैं साथ ही साथ। मैरिज, विवाह, फैमिली, किनशिप मैरिज। ठीक है ना, इनके कैरेक्टरिस्टिक, सिग्निफिकेंस, मैरिज, फैमिली एंड हाउस होल्ड। ठीक है ना, फैमिली, परिवार और हाउस होल्ड जो है, महिलाएं हैं घर में, गृहिणियां हैं, उनके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं, टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली के प्रकार, हाउस होल्ड, री इमेजिनिंग फैमिली, किंगशिप्स। ठीक है, मीनिंग, डिग्री, टाइप ऑफ किनशिप, कंटेम्प्रेरी इशू इन मैरिज, फैमिली एंड, मतलब इसमें कुछ इश्यूज इन मैरिज है तो कुछ आपके मैरिज एक्ट्स भी आ जाएंगे इसका मतलब। ठीक है, अलग अलग समुदायों के लिए। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ जाएगा, साथ ही साथ फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ जाएगा, अप्रोचेज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ जाएगा, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ये बहुत सारे लोग हैं इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हुए दिखाई देंगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी, इसमें मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। जेंडर एंड सेक्सुअलिटी आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाएगा जेंडर डिफरेंसेस एंड इन इक्वालिटीज। नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, महिलाओं के लिए आ जाएगा यहाँ पे। पॉलिटिकल सोसाइटी इन इंडिया, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, पॉलिटिकल प्रोसेस, डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। साथ साथ पावर और अथॉरिटी आ जाएगी, प्रोटेस्ट एंड रेजिस्टेंस इन इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज जो हैं समाजवाद के, वो सारे के सारे यहाँ पर आपके आ जाएंगे। अब आता है आपका लास्ट पेज, और लास्ट है आपका सोशोलॉजी में न्यू इकोनॉमिक सोशोलॉजी। तो लगभग 44 टॉपिक्स दे रखे। कितने टॉपिक दे रखे आपको? 44 टॉपिक दे रखे भाई। सोशोलॉजी में पूरे 44 टॉपिक्स हैं आपके पास। 20, 30, 39, 40, 41, 42, 43, बिल्कुल 44 टॉपिक्स। तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा टॉपिक्स तो आपके सोशोलॉजी में ही है भाई। ठीक है, अब बीएड कोर्स में आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं भाई। चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स, तो कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया एजुकेशन, लैंग्वेज अक्रॉस ऑफ करिकुलम, ये आपका साइकोलॉजी का टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, टेक्स्ट रिगार्डिंग एंड रिफ्लेक्शंस, लर्निंग एंड टीचिंग, ये साइकोलॉजी का टॉपिक है, हो गया होगा आपका। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत, knowledge and curriculum, gender, school and society, inclusive school, ICT in teaching learning process, understanding the self, health and physical education, और vocational and work education, education for peace, guidance and counseling। तो ये आपके थोड़े से टॉपिक्स हैं, कोई बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, मतलब इसका दायरा थोड़ा कम ही रहने वाला है। मेन आपका सोशोलॉजी रहेगा। इसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश आती है आपकी। ठीक है ना, तो जनरल नॉलेज भी है और जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश भी है। साथ ही साथ आपके करंट अफेयर, तो जो टॉपिक बहुत बड़े बड़े दिए ना, ये आपके मेजर टॉपिक्स हैं, और इनमें से 20-20, 25-25 क्वेश्चन मान के चलना। और जो अब ये टॉपिक दिए हैं इनमें से 10-10 क्वेश्चन आएंगे आपके सारे ही। ठीक है ना, तो यहाँ से जो दिए हुए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 10-10 टॉपिक आए, 10-10 क्वेश्चन आएंगे इसके सबके, इन 6-7 के, 6-7 के सबके 10-10 क्वेश्चन, और बचे में से 160 क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है ना, 140 क्वेश्चन बनेंगे। तो हिमाचल जी के हैं इसमें, सबसे पहले करंट अफेयर्स के हैं, साइंस के हैं, रीजनिंग के हैं। ठीक है ना, और आपकी जनरल इंग्लिश है 10 स्टैंडर्ड की, और जनरल हिंदी है 10 स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं आने वाली आपको, लेकिन वही बात है ना कि पेपर बहुत सारे बनाने पड़ेंगे सीबीटी मोड। मेन बात है कि सीबीटी मोड में पेपर बहुत सारे बनेंगे।
ठीक है, तो देखो मैंने जितना देखा ज्यादा कुछ है नहीं ऐड ऑन करने का। वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री तो हमने वैसे भी पढ़नी ही थी, आपको मैंने कहा ही था। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ये सब तो हमने वैसे भी पढ़ना ही है। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। और तो बस हमें ज्यादा कुछ नहीं, बस सोशलॉजी का थोड़ा रहेगा हमारा एड ऑन का, ठीक है ना। तो देखते हैं, करते हैं कुछ प्रबंध सोशलॉजी का। एक आधा हफ्ता दो मेरे को, ये वाला वीक, नेक्स्ट वीक से मैं करता हूँ अरेंजमेंट सोशोलॉजी के सारे टॉपिक्स को कैसे करना है, ठीक है ना। बाकी थोड़ा सा इकोनॉमी पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। इकोनॉमी का जो सिलेबस आया है ना वो थोड़ा सा टफ आ गया। इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी बड़े अच्छे लेवल की आप लोगों से पूछी जाएगी, तो इकोनॉमी पे हमें थोड़ा सा काम करना होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट है अभी जो जिसपे हमें काम करना है थोड़ा सा, ठीक है। और सोशोलॉजी इसके साथ, ये दो सब्जेक्ट हैं। बाकी तो हर एक सब्जेक्ट में से एक एक दो दो टॉपिक होगा जो शायद हमने नहीं किया हो, ठीक है। वो हम कर लेंगे, जो नहीं किया होगा, जो मैंने आपको बताया अभी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, वो हम कर लेंगे। और साथ ही साथ हमें एक बार इकोनॉमी करनी पड़ेगी अच्छे से, और करनी पड़ेगी सोशलॉजी, ठीक है। कोई क्वेरी है आपकी, कोई क्वेश्चन है तो पूछो भाई आप लोग अब। तो आपका सिलेबस हो गया डिस्कस सारा का सारा। जो चीजें करी हैं वो भी मैंने आपको बता दी, और जो चीजें नहीं करी हैं वो भी मैंने आपको बता दी, और जो करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा अगले 45 दिनों के अंदर अंदर। और इतना ही टाइम है, मान के चलो पेपर को आपको 10-15 दिन हो चुके हैं, 15-20 दिन। टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल वालों का सिलेबस आए थे 15 दिन। और ये मान के चलो कि देखते हैं जरा, मेडिकल 29 अक्टूबर को ये सिलेबस आया था, है ना। 29 अक्टूबर को, आज 12 तारीख है, तो मीन्स 13-14 दिन हो चुके हैं ना, 14-15 दिन। अब देखते हैं जरा, टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों का पेपर कब का आएगा, आपसे तो पहले ही होगा उनका पेपर, ठीक है। बस अगर मान लो अगले 2-4 दिन में इस वीक आ जाता है उनका सिलेबस, सॉरी टाइम टेबल, और अगले 10-15 दिन में उनका पेपर हो जाता है, 15-20 दिनों के अंदर अंदर, तो ये मान के चलना बस फिर 40 से 40 दिन ही बचे हैं आपके पास। और अगर थोड़ा एक आध हफ्ता रुक के आता है तो बस ज्यादा से ज्यादा 50-55 दिन मिल जाएंगे आप, ज्यादा से ज्यादा 50 to 55 डेज, ठीक है। तो अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो स्टडीज पे। मैं इस सिलेबस को अच्छे से प्रिंट आउट निकलवाऊंगा अभी कल। फिर मुझे बनाने भी हैं टॉपिक्स कुछ, पहले भी कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं आपके हिंदी विंदी के, जो मैंने कहे थे 2-4 टॉपिक्स मुझे पढ़ाने हैं। हालांकि अभी हिंदी पे थोड़ा नहीं ध्यान देंगे, हमारा मेजर काम है इकोनॉमी और सोशोलॉजी पे काम करने का, ठीक है। तो इसी पे हम लोग काम करेंगे थोड़ा सा अभी फिलहाल। हिंदी के तो टॉपिक 2 दिन में हो जाएंगे आपके, कोई 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं, वो 2 दिन का काम है करवाने का, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी और सोशोलॉजी पे हमें करना पड़ेगा थोड़ा। तो जल्दी से एक बार बताओ, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। और कोई क्वेरी है आपकी तो बताइए अभी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है, सुबह ही मिलेंगे। सुबह की क्लास में आज तो वैसे भी टाइम हो ही गया आपका पूरा, सिलेबस डिस्कशन का है ना, 5 बजे से बैठेंगे, सिलेबस ही डिस्कस हो रहा है। तो बस यार अब जुट जाओ, मतलब अब सिलेबस आ गया, इसमें ज्यादा टाइम है नहीं, मैं वैसे जनरली बता रहा आपको, 40-50 दिन, बस इतने दिन आपके पास बचे हैं। एक एक दिन हम मान के चलो पेपर के आपको नजदीक लेकर के जाएगा, ठीक है ना। हर एक दिन आपको पेपर के नजदीक लेके जाएगा, पेपर के पास लेके जाएगा। तो अब आप कोशिश करो कि तैयारी करो बहुत अच्छे से। और 40-50 दिनों में हमारे 5-5 टेस्ट बचे हैं, आराम से पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। 5 टेस्ट हमारे हो चुके हैं, 5 टेस्ट हमारे बचे हैं। तो 5 वीक्स में नेक्स्ट खत्म हो जाएंगे इस संडे से लेके, ठीक है। ये संडे आएगा, इसके बाद 4 संडे और आएंगे, उसमें हमारी टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी देखते हैं कुछ और अभी अरेंज करते हैं आपके लिए टेस्ट सीरीज, जो भी नया सिलेबस आया इसकी भी थोड़ी सी टेस्ट सीरीज करेंगे अरेंज, ठीक है। ये जो सोशियोलॉजी वगैरह का टॉपिक बढ़ा है आपका, इसका भी चेकआउट करते हैं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस यहीं तक रहेगी फिर आज की क्लास। फिर मिलते हैं आप लोगों से सुबह मॉर्निंग के सेशन में, ठीक है। तो बस कोशिश करूंगा मैं साइंस आपकी जल्द से जल्द खत्म करूं,
ठीक है, अब आपका साइंस ही बचता है थोड़ा सा सुबह, और हिमाचल जी के भी आपका खत्म ही मान के चलो, थोड़ा बहुत ही बचा है, कर लेंगे हम जल्दी। साइंस तो हो जाएगा। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक आपका कंप्लीट कर दूं साइंस, और हिमाचल जी के भी 1-2 हफ्ते में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस उसके बाद आपकी इकोनॉमी और सोशियोलॉजी की क्लासेस पर फोकस रहेगा पूरा। ठीक है, तो इकोनॉमी में काफी हार्ड सिलेबस आ गया इस बार, इकोनॉमी करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, जो हमने करी उससे हमारे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। मुझे तो लगता है उससे 2-4 क्वेश्चन भी बन जाए 20-25 में से, तो बहुत बड़ी बात होगी। जितनी हमने इकोनॉमी पढ़ी है उसमें से ज्यादा 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे आप लोगों के। ठीक है, इस बार सारा का सारा कर्व के ऊपर चला हुआ पूरी इकोनॉमी। ठीक है, तो हमें कर्व्स पढ़ने पड़ेंगे मेनली। तो चलो करते हैं, 2-4 दिन में बैठ के पढ़ता हूँ मैं भी, थोड़ा बहुत तैयारी करता हूँ, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, लेकिन आपने भी करनी है भाई, बराबर मेहनत, तभी जो है वो फल मिलेगा आपको भी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं इस सेशन को, सुबह मिलते हैं आपसे मॉर्निंग की क्लासेस में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद आप सभी को।